म्हारो राजस्थान का शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के खेमे से मिल रही खबर के साथ मिशन 25 पर बीजेपी का महामंथन और जयपुर में बीजेपी की बैठक हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल का कार्यकर्ताओं को संदेश कि कर्म करें, फल की चिंता ना करें। उन्होंने कहा कि काम करते रहो, पार्टी सबको अवसर देती है। मैं पीछे की लाइन में बैठा था, नहीं पता था सीएम बनूंगा। संगठन में कार्यकर्ता बनकर जनता की सेवा करते रहो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 5 प्रण भी याद दिलाए। बीजेपी की बैठक में पदाधिकारियों से आह्वान किया, 2047 तक भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करें। विरासत पर गर्व, एकता और एकरूपता का आग्रह किया गया। मुख्यमंत्री पानी की बूंद बूंद बचाने, डिजिटल लेन देन के लिए भी प्रोत्साहित करने की बात सीएम की तरफ से कही गई। कार्यकर्ताओं को एक बड़ा संदेश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से दिया गया कि काम करते रहो, संगठन में फल की इच्छा मत करो, पार्टी हमेशा आपका ध्यान रखेगी। तो राजधानी जयपुर में आज भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के रणनीति बनाई गई, मंथन किया गया। मिशन 25 कैसे बीजेपी हासिल करे, इसे लेकर के विस्तार से चर्चा की गई है तमाम नेताओं की मौजूदगी में, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए। तो वहीं कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि जिस तरह केंद्र सरकार की योजनाओं का असर दिख रहा है, उससे पक्का है कि भाजपा राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीतेगी। अलग अलग पार्टी जो अब तक एक दूसरे को गालियां दिया करती थीं, आज एक छतरी के नीचे आ गई। ये खुद के बचाव के लिए एक छतरी के नीचे आए हैं। अब इन पार्टियों के अंदर ही खींचतान चल रही है। उन्होंने कहा कि जहां जहां इन पार्टियों का राज रहा है, वहां कुशासन देखने को मिला है। इसका सवाल है, जहां तक लोकसभा चुनाव 2024 का सवाल है, ये तय बात है कि भारतीय जनता पार्टी के काम में जो फर्क है, जो दिखता है, जिस तरह से लोगों के घरों तक शक्ति पहुंच रही है, जिस तरह से देश मजबूत हो रहा है, जिस तरह से राम राज्य स्थापित हो रहा है, ये बात पक्की है, निश्चित है, तय है। 25 में से 25 सीटें राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की जो जीत होगी 2024 में, उसने हमारी तरफ से, राजस्थान की तरफ से, राजस्थान के निवासियों की तरफ से ये योगदान। बीजेपी की सरकार बनने के लगभग 1 महीने पूरे होने वाले हैं और लोकसभा के चुनाव भी करीब है। ऐसे में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र के 40% वादों को लोकसभा चुनाव से पहले पूरा करने का लक्ष्य बना लिया है, जिसके लिए भजनलाल सरकार के मंत्री अब जनसुनवाई करेंगे, लोगों की ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का समाधान करेंगे। सरकार के मंत्री जिलों में जाकर के दिन भर जनसुनवाई करके जनता की समस्याओं का निस्तारण करेंगे। बीजेपी के इस अभियान में भाषणबाजी के बजाय लोगों की समस्याओं के समाधान पर ज्यादा फोकस होगा। इसके लिए हर मंत्री को 2 जिलों का जिम्मा मिलेगा। मंत्रियों के साथ साथ संगठन के पदाधिकारी भी जनसुनवाई करेंगे। तो वहीं जल्द ही बीजेपी कार्यालयों में भी मंत्री जनसुनवाई करेंगे, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, उनका निराकरण करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बात पर विचार विमर्श किया गया कि जो वादे विधानसभा चुनाव में किए गए थे, उन वादों में से 40% को लोकसभा चुनाव से पहले पूरा करना है। एक बार कांग्रेस पिछले 25 साल से राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलती रही है, इसलिए बीजेपी अब हर बार बीजेपी की सरकार बनाने के मकसद से काम करना शुरू कर रही है और अब मंत्रियों को जनसुनवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। पहले भी मंत्रियों का जनता दरबार लगता था, लेकिन उसमें असलियत कम और दिखावा ज्यादा होता था। जाहिर है, पिछली गलतियों से बीजेपी ने काफी कुछ सीखने की कोशिश की है और भजनलाल सरकार अपनी इमेज को क्लीन रखने के मकसद से अब जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर ध्यान दे रही है, ताकि जनता को यही लगे कि ये सरकार उसकी आकांक्षाओं को पूरा करने वाली सरकार है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। तो सरकार के मंत्री अलग अलग जिलों में जाकर के जनसुनवाई करेंगे।
वहीं अब बात करेंगे प्राण प्रतिष्ठा पर कांग्रेस में मचे कोहराम की। राम मंदिर को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र की सरकार पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि यह आरएसएस और बीजेपी का प्रोग्राम बन गया है। इस प्रोग्राम में कांग्रेस के नेता आखिरकार कैसे जाते? राम मंदिर में पूरे देशवासियों की आस्था है, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। जो प्रबंधन कर रहे हैं वो भी बीजेपी कार्यकर्ता है। इस प्रकार के माहौल के अंदर आप इन्वाइट कर रहे हो राजनीतिक पार्टियों को जानबूझ करके, तो उचित बात नहीं है। इसलिए मतलब कांग्रेस ने कहा भाई कांग्रेस नेता क्या है, मंदिर में जाने के लिए किसी को पूछना पड़ता है क्या? किसी मंदिर, किसी धर्म के मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, चर्च में कोई जाए अगर मान लो इबादत करने के लिए, तो पूछ के जाएंगे क्या? पूरी जरूरत नहीं है। और ये प्रोग्राम क्योंकि आरएसएस और बीजेपी का प्रोग्राम बन गया है, तो आप बता दीजिए कि उसमें कांग्रेस वाले कैसे जाते हैं? मतलब कांग्रेस का मतलब कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा अधीर रंजन चौधरी जी, वो कैसे जाते? प्रोग्राम तो आरएसएस बीजेपी का है, इसलिए उन्होंने कहा है आस्था सबकी है, पूरे देशवासियों में आस्था राम मंदिर में है। तो वहीं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस शामिल नहीं होगी, जिससे नाराज उदयपुर के करदा से कांग्रेस मंडल अध्यक्ष शंभू सिंह ने पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया है। शंभू सिंह का यह कहना है कि पार्टी की ओर से राम मंदिर प्रतिष्ठा निमंत्रण स्वीकार नहीं करने से वे आहत हुए हैं और पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। शंभू सिंह ने अपना इस्तीफा गोगुंदा ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष को भेजा, साथ ही अपनी पार्टी पर सनातन धर्म के अपमान के भी आरोप लगाए। मैं कांग्रेस पार्टी के मंडल अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। उसमें क्या हुआ, मैं टीवी न्यूज़ देख रहा था और भगवान राम का मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का था प्रोग्राम, तो न्यूज़ में मीडिया वाले बोल रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण को हमारी पार्टी के हाईकमान ने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। तो वहाँ से मेरा मूड खराब हो गया। फिर मेरे कई लोगों को फोन आने लगे कि शंभू सिंह जी ऐसी पार्टी में रह रहे हो यार, कोई धर्म का काम हो रहा है और वो निमंत्रण को आपकी पार्टी ठुकरा रही है, फिर आप कांग्रेस पार्टी में रह रही है और फिर आप लोग हमारे पास आके वोट मांगते हो, तो थोड़ा मुझे समझ इसलिए मैंने आज से कांग्रेस पार्टी छोड़ने का निर्णय ले लिया। तो वहीं उदयपुर में एक खेल कार्यक्रम में शरीक होने के लिए पहुंचे जनजातीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी का मंच से दिया गया बयान सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने मंच से आयोजकों को धन्यवाद दिया। इसके बाद जो उन्होंने कहा वह अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आप खुद सुनिए क्या कुछ कहा बाबूलाल खराड़ी ने। ऐसा इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, तो ज्यादा समझता भी नहीं हूं। जब मेरे को फोन किया तो मैंने जयपुर मीटिंग थी, रात को 10 बजे तक हमारी मीटिंग थी, लगातार मीटिंग चली और हम मेरे ट्रेन निकल रही थी। मैं ऊंचा नीचा था, ट्रेन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कैसे जाऊंगा कैसे नहीं। एक बार तो मन बनाया कि मैं 11 बजे वोल्वो जाती, वोल्वो से चला जाऊंगा। आपका प्यार था तो मेरे मन में एक चिंता थी कि भाई मैं जाऊंगा, क्योंकि एक अपेक्षा रहती है ना। अब हम नेता हो गए, मंत्री हो गए, तो हम बड़े बाप की औलाद हो गए क्या? मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे विधायक महोदय। तो वहीं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के बाड़मेर सांसद और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी अपने संसदीय क्षेत्र में एक्टिव नजर आ रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा समीप है और इसे लेकर कई नेता अपने अपने संसदीय इलाकों के दौरे कर रहे हैं। दौरे पर कैलाश चौधरी ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और मेरा संगठन जो मुझे जिम्मेदारी देता है वो मैं संगठन का काम करता हूं। वहीं प्रधानमंत्री के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के सपनों को लेकर के लगातार प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि कैलाश चौधरी बाड़मेर जैसलमेर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कर्नल मानवेंद्र सिंह जसोल को 3,23,808 वोटों से हराकर के संसद की दहलीज तक पहुंचे थे। मुझे जिम्मेवारी देता है वो मैं संगठन का काम करता हूं। मुझे जो अभी जिम्मेवारी मिली हुई है कृषि मंत्रालय के नाते, तो मैं उसको अच्छे से निर्वहन करने की कोशिश कर रहा हूं लगातार पिछले समय से, कि किस तरह से मैं देश के किसानों को, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है, तो उस दिशा के अंदर मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं। और निश्चित रूप से मैं जनता के, जो मेरे क्षेत्र की जनता है उनको भी धन्यवाद दूंगा। और पिछले 5 साल मैं जनता के बीच में भी रहा। मैंने समय समय पर बाड़मेर की जनता के बीच में आकर उनकी समस्याओं को सुनने का, उनका समाधान करने का भी 5 साल प्रयास किया है।
गजक की दुकानें इस दौरान सज गई हैं। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री लोहड़ी के पर्व में शामिल होंगे। जगह जगह पर अग्नि देवता की पूजा अर्चना का दौर। कल मकर संक्रांति का पर्व प्रदेश में मनाया जाएगा। लोहड़ी के पर्व को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी लगातार बढ़ाई गई है। वहीं जोधपुर की तस्वीरों में देखिए, मेयर खुद इस कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। रेवड़ी गजक की दुकानें शहर में सज चुकी हैं। चारों तरफ गिद्दा, भांगड़ा और आप खुशियां देख सकते हैं। लोहड़ी के पर्व को लेकर के एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री भी लोहड़ी के पर्व में शामिल होंगे, इस बात की जानकारी आ रही है। तो वहीं जोधपुर में मेयर वनीता सेठ भी कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। उन्होंने शहर के लोगों को, प्रदेश के लोगों को लोहड़ी की शुभकामनाएं दी हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर उत्साह से भरी हुई। प्रदेश में लोहड़ी की धूम है और जगह जगह लोहड़ी को लेकर के आयोजन हो रहे हैं। तो ऐसा ही आयोजन जोधपुर में भी देखने को मिला। और राजा पार्क की तस्वीरें, जहां पर राजा पार्क में भी लोहड़ी की धूम है। राजधानी जयपुर में जगह जगह लोहड़ी मनाई जा रही है। खासतौर पर राजा पार्क में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और एक दूसरे को लोहड़ी की बधाई दी जा रही है। सीएम भजनलाल शर्मा भी लोहड़ी के इस उत्सव के कार्यक्रम में शामिल होंगे, इस बात की जानकारी सामने आ रही है। जगह जगह अग्नि देवता की पूजा और कल मकर संक्रांति का पर्व प्रदेश में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लोहड़ी के पर्व में शामिल होंगे। तो राजधानी जयपुर से सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं राजा पार्क में, जहां पर कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। लोहड़ी को लेकर के प्रदेश भर में उत्साह का माहौल है। हमारे साथ जोधपुर से हमारे सहयोगी रंजन दवे जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे सहयोगी अन्य जगहों से भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हम आपको सीधा लिए चलते हैं रंजन के पास में। जोधपुर में किस तरह का उल्लास रंजन देखने को मिल रहा है लोहड़ी के पर्व पर? जी देखिए, उत्साह है, मस्ती है, जोश है, उमंग है और लोहड़ी पर्व की जो है आयोजन है वो अपने परवान पर है। पिछले दिन, विगत दिन की बात करूं तब भी बड़ा पंजाबी समाज का आयोजन था और अभी मैं मेरी जो लोकेशन है वो बताना चाहूंगा कि जोधपुर दक्षिण की महापौर वनीता सेठ के कार्यालय पर हूं, निज कार्यालय पर मौजूद हूं और जो दृश्य है वो दिखाना चाहेंगे कि जहां लगातार महापौर के शुभचिंतक और जो समाज के लोग हैं वे लगातार इस आयोजन में शामिल होने के लिए यहां पहुंचे हैं। और देखिए, साथ ही कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं जिस तरीके से लोहड़ी के जो पर्व की जो पारंपरिक जो तरीका है, लोक पर्व के रूप में जिस तरीके से इसका आयोजन किया जाता है वो लगातार यहां देखने को मिल रहा है। सादगीपूर्ण तरीके से महापौर से मिलने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए लोग यहां पहुंचते हैं। और आज इस पावन मौके पर बात करना चाहेंगे, क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? पंजाबी समाज का लोहड़ी सबसे बड़ा त्योहार होता है जिसमें जिनके घर में कोई नई शादी हो या जो भी नया काम हो, इस दिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और साथ में नई फसल के उपलक्ष्य में। और उसी के साथ कल मकर संक्रांति है। सभी को मकर संक्रांति और लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आप पंजाबी समाज से आती हैं, समाज का चेहरा है और जोधपुर तो अपनायत का शहर है। अपनायत के शहर में इस पर्व की विशेषता वैसे भी बढ़ जाती है। मैंने नोट किया कल बीते दिन भी बहुत सारे लोगों का और आज सवेरे से लगातार लोगों का सिलसिला, आज भी शाम काल भी आपने विशेष आयोजन रखा है कार्यालय पर। एक्चुअल में कल क्योंकि समाज की तरफ से हो गई थी, सभी वहां गए थे और पर आज जो मेरे यहाँ के पार्षद हैं अनिल जी,
उन्होंने अभी मुझे कहा था कि नहीं, अपने इधर ऑफिस में भी आप एक बार कर लो, हम सब आएंगे। हाँ, इसीलिए आज इसका आयोजन किया और मेरे जितने भी इधर पास के वार्ड के पार्षद हैं वो सब यहाँ आए हैं और आसपास के लोग भी आए हैं, इसलिए उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी को मकर संक्रांति की और लोहड़ी की शुभकामनाएं। जी देखिए, लगातार जो मौसम है वो, हालांकि जोधपुर सूर्य नगरी है इसलिए इतनी ठंडक यहाँ अभी नहीं है, रात्रि के समय जरूर ठंड बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वापस आऊंगा रंजन, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं वापस आऊंगा। हमारे साथ राजधानी जयपुर से महिमा जैन जुड़ी हुई हैं, सीधे कोटा से हिमांशु मित्तल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक एक करके उनसे भी बात करते हैं। पहले राजधानी का रुख कर लेते हैं, राजधानी की तस्वीरें देख लेते हैं। हिमांशु, जल्द मैं आपके पास आता हूं, लेकिन महिमा पहले बताइए राजधानी जयपुर में किस तरह का उत्साह है लोहड़ी को लेकर के, जरा तस्वीरें दिखाते हुए बताइए कि कैसा उत्साह और उमंग इस वक्त आप देख पा रही हैं। पर्व सेलिब्रेट किया जा रहा है और बड़े ही धूमधाम से ये पर्व सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी अग्नि देवता की पूजा होगी। तिल के लड्डू, मूंगफली, तमाम खाने के व्यंजन जो है अग्नि देवता को अर्पित किए जाएंगे और कुछ ही देर में सीएम भजन लाल शर्मा भी यहाँ पर मौजूद होंगे। विधायक के तौर पर यहाँ पर बागपत आचार्य आ चुके हैं और बताया जा रहा है कि जो अग्नि देवता की पूजा जो है सीएम भजन लाल शर्मा यहाँ समाज बंधुओं के साथ करेंगे और बड़ी संख्या में यहाँ समाज बंधु एकत्रित हुए हैं। आप देख सकते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के भी आयोजन यहाँ पर हुए हैं। गिद्दा और भांगड़ा जो है यहाँ पर कलाकारों द्वारा किया जा रहा है और सैकड़ों की तादाद में लोग इस वक्त यहाँ मौजूद है। और कल मकर संक्रांति का पर्व भी मनाया जाएगा। शहर में 2 दिन पतंगबाजी होगी और लोहड़ी का पर्व इसलिए मनाया जाता है क्योंकि कल जो है नई फसल आप उगा सकेंगे किसान लोग, तो इसलिए ये पर्व सेलिब्रेट किया जाता है। खासतौर पर अग्नि देवता की पूजा की जाती है और नई फसल के लिए शुभकामनाएं मांगी जाती है कि अब जो है फसल जो होगी वो अच्छी हो। इसीलिए अन्न देवता को भी जो है कल भोग लगाया जाएगा। खासतौर पर तिल के लड्डू, मूंगफली, गुड़, गजक अग्नि देवता को अर्पित किए जाएंगे और कल सुबह दान पुण्य का दौर भी लगातार जारी रहेगा क्योंकि कहा जाता है मकर संक्रांति के दिन गाय को खासतौर पर हरा चारा खिलाने से दान पुण्य होता है। तो ऐसे में सुबह हमें गौशालाओं में भी भीड़ देखने को मिलेगी और उसके बाद पतंगबाजी का आनंद शहरवासी लेंगे। फिलहाल कुछ ही देर में अपडेट के बाद तो मैं सीएम भजन लाल शर्मा महिमा मुख्यमंत्री जब पहुंचेंगे फिर से आपका रुख करेंगे और लगातार प्रदेश की जनता को वो तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरीके से गुलाबी नगरी में लोहड़ी की धूम मची है। लेकिन इस वक्त हम सीधे चलते हैं, हिमांशु मित्तल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। कोटा में कैसा माहौल, कैसा उत्साह, हिमांशु जरा बताइए। देखिए, हर जगह पूजा का अलग अलग मुहूर्त के हिसाब से ही लोहड़ी की जो पूजा है वो की जाती है। फिलहाल जलती हुई ये लोहड़ी की तस्वीरें आप देख सकते हैं कोटा से। आपसे कुछ देर पहले तमाम जो पंजाबी समाज के लोग हैं उन्होंने पूरे मुहूर्त के साथ में पूजा करने के साथ में जो परिक्रमा है वो की, पूजा अर्चना की और इसके साथ में माना जाता है कि रेवड़ी का जो भोग है वो अग्नि को लगाया जाता है। अग्नि को रेवड़ी का भोग लगा करके परिक्रमा की जाती है और इसके सामने मांगी जाती है मनोकामना। देख सकते हैं तमाम ये पंजाबी समाज से जुड़े हुए लोग और महिलाएं, बच्चे, यानी पूरा की पूरा जो परिवार है वो इस वक्त मौजूद है। साहब, क्या मान्यता है और किस तरह से लोहड़ी जो है वो आप लोगों ने मनाई? किसानों की नई फसल आती है, कटाई होती है और दूसरी फसल की बिजाई होती है, उस खुशी में लोग लोहड़ी मनाते हैं। कुछ सुनाने वाले थे आप लोग, सब मिलकर के हमें कुछ सुनाने वाले थे। हेलो, सुना भाई गाना जी। आंटी, किस तरह से मनाते हैं, क्या मान्यता है लोहड़ी को लेकर के? चलिए आप बताइए प्लीज, किस तरह से मनाते हैं और क्या मान्यता है लोहड़ी को लेकर के? मेरे को तो कुछ पता नहीं। इसकी मान्यता यही है कि जब बेटा होता है, बेटी होती है या फिर शादी होती है तो उसमें मतलब लोहड़ी वाले दिन खुशियां मनाई जाती है और सारे मोहल्ले को, सबको बुलाया जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप ये तस्वीरें हंसी खुशी के साथ में यहाँ पर सब लोगों के बीच में देश भर में बल्कि प्रदेश भर में भी ऐसा ही उत्साह लोहड़ी के पर्व को लेकर के देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से हमारे दर्शकों को हम जोधपुर ले चलते हैं जहां पर खुद महापौर लोहड़ी के इस पर्व में शरीक हो रही हैं। वनीता सेठ उनके साथ मौजूद हैं और भी बहुत कुछ लोग वहां पर मौजूद हैं। उत्साह देखते ही बन रहा है। रंजन, अभी कैसा माहौल है और क्या एक संदेश है, क्योंकि नवाचार का प्रतीक माना जाता है लोहड़ी का पर्व, और वनीता सेठ से भी जानिए कि वे क्या अपने क्षेत्र में नवाचार करने जा रही हैं इस मौके पर।
जी, निश्चित तौर पर वापस बात करेंगे। देखिए, स्टूडियो से ये संदेश आया है कि नवाचार का पर्व है लोहड़ी, और जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार बनी है और जो स्थानीय बोर्ड है वो भी भाजपा का है, तो क्या नवाचार इस बारी लोहड़ी के पर्व पर लेने वाले हैं जोधपुर की जनता के लिए? सबसे पहले तो कल जैसे पीएम का संदेश था, जितने यहाँ के प्रमुख मंदिर हैं कल से वहां पे सफाई अभियान शुरू कर रहे हैं। उसके साथ साथ ही 22 तारीख को जो हमारे यहाँ पे गांधी मैदान है उसमें 1.5 घंटे की रामायण पाठ करवा रहे हैं, और जब वहां पे प्राण प्रतिष्ठा होगी उससे पहले, और उसके साथ साथ एक यहाँ पे हमारे मसूरिया पहाड़ी है जहाँ पे मंदिर है, वहां से हम लोगों के ऊपर गुलाल शाम के समय, क्योंकि दिन में तो पता चल नहीं पाएगा, शाम के समय वहां पे पूरी जनता के ऊपर गुलाल और पुष्प वर्षा की जाएगी। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके का माहौल है उसमें नए नवाचार भी हो रहे हैं। कुछ और लोग जुड़े हैं, बात करेंगे, क्योंकि बात चल रही थी पार्षद की, स्थानीय पार्षद है यहाँ से, क्या कुछ मन में विचार आया था? ये 22 तारीख को जो राम जन्मभूमि का वो हो रहा है ना, तो उसमें हमारे नगर निगम से हमारी महापौर दीदी, ये हम हर वार्ड के अंदर 4-4 दीप वार्ड में देंगे हर घर में, और उनको बोलेंगे भाई कि वार्ड के घर के अंदर दीप माला सजाएं। इस पर्व को लेकर के क्या कहेंगे? आज का जो लोहड़ी पर्व है, ये सौहार्द का त्योहार है। पोंगल भी मनाया जाता है, लोहड़ी भी मनाई जाती है और संक्रांति भी मनाई जाती है। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरीके से इस त्योहार को मनाया जाता है। बिल्कुल रंजन, आप भी बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से गुलाबी नगरी की लोहड़ी के दर्शन हमारे दर्शकों को करवा देते हैं। महिमा लगातार बनी हुई है। महिमा, जरा फिर से तस्वीरें दिखाइए, बताइए कि कब तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है राजा पार्क के इलाके में, वहां पर पहुंचने वाले हैं? अपने कर कमलों से। और बता दूं मैं आपको कि कल जो है 14 तारीख है, शहर में पतंगबाजी होगी, और वहीं 15 तारीख को इस बार संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। कल रात करीब 2:45 बजे सूरज देवता जो है उत्तरायण से दक्षिणायन में प्रवेश करेंगे। तो ऐसे में 15 तारीख के बाद से सारे शुभ कार्य भी शुरू हो जाएंगे, मल मास सब खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में मकर संक्रांति का पर्व होता है कि अब से जो है सारी शुभ चीजें शुरू हो जाएगी। तस्वीरों के जरिए मैं दिखाऊंगी कि यहाँ पर कलाकारों द्वारा करीब पिछले आधे घंटे से संस्कृति दी जा लोक संस्कृति प्रस्तुत की जा रही है, गिद्दा प्रस्तुत किया जा रहा है, और अब बताया जा रहा है कि सीएम जो है पहुंच चुके हैं हमारे बीच में। तस्वीरों के जरिए हम लगातार देखेंगे कि आखिर लोहड़ी का पर्व सेलिब्रेट किया जा रहा है। बड़ी धूमधाम से ये पर्व मनाया जाता है, हर साल की तरह इस साल भी बड़ी संख्या में लोग इस पर्व को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर बिल्कुल। महिमा में थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, और सबसे बड़ी अपडेट है, राजा पार्क में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। सीएम लोहड़ी के पर्व में पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में मंच पर हमारे सामने होंगे। हमारे दर्शकों को वो पहली तस्वीर दिखाएंगे राजा पार्क से, जो इस वक्त सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचानी है महिमा, और ये मंच की तस्वीरें जहां पर लगातार मुख्यमंत्री का इंतजार हो रहा था। अब वो इंतजार खत्म हो गया। चंद पलों में सीएम भजनलाल शर्मा मंच पर उपस्थित होंगे, पहुंचेंगे। उनके स्वागत सत्कार को लेकर के लगातार तैयारियां इससे पहले देखी गई। लोहड़ी की धूम यहां पर देखने को मिल रही है। तो महिमा, फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, और साथ ही साथ हिमांशु भी हमारे साथ जुड़े। हिमांशु, आपका भी शुक्रिया। रंजन, आपका भी शुक्रिया। और अब हम अगले 5 मिनट में आपको दिखाएंगे सभी 50 जिलों। कोई पैदल अयोध्या पहुंच रहा है तो कोई स्केटिंग के जरिए। कुछ ऐसा ही करने के लिए भीनमाल जालोर की 7 साल की मासूम सिमरन पटेल और उसके 12 साल के भाई कैलाश पटेल के बालवन में आया, और स्केटिंग करते हुए अयोध्या जाने के लिए अपने माता पिता से वो जिद कर बैठे। परिजनों का कहना है कि काफी समझाने पर भी मासूम राम भक्त नहीं माने। बालहट के आगे परिजन खुद भी उनके साथ चलने का फैसला कर बैठे। अब सिमरन और कैलाश पटेल अपनी नन्हे नन्हे पैरों से स्केटिंग करते हुए अयोध्या धाम की यात्रा शुरू कर चुके हैं। जालोर पहुंचने पर राम भक्तों ने इन बच्चों का स्वागत किया। ठीक है, अभी आगे अयोध्या कैसे जा रहे हो आप? अच्छा, ये स्केटिंग की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? हमने ऑनलाइन से मंगाई। अच्छा, सर के पास भी सीखा। अच्छा, 1-2 महीने तक ठीक, सीखा हमने। ठीक है।
और इसी के साथ ही इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ख्वाजा गरीब नवाज का 812वां उर्स का आगाज हो गया है। उर्स के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी की ओर से ख्वाजा गरीब नवाज के मजार पर चादर पेश की गई और प्रधानमंत्री ने यह चादर दिल्ली में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी को सौंपी थी। शनिवार को जमाल सिद्दीकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के लिए भेजी गई मखमली चादर लेकर के अजमेर पहुंचे। यहां पर जमाल सिद्दीकी ने प्रधानमंत्री की ओर से भेजी गई मखमली चादर और अकीदत के फूल ख्वाजा गरीब नवाज के मजार पर पेश किए। चादर पेश करने के बाद भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने चादर के साथ भेजे गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को भी पढ़कर सुनाया। ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का आज 812वां उर्स है। इस उर्स के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से आज अकीदत के फूल और चादर पे भेजे हैं। हमने उसको पेश किया है। हमने ये दुआ मांगी है प्रधानमंत्री जी की बहुत लंबी उम्र हो और वो निरोगी हो, वो स्वस्थ हो और जिस प्रकार से अपने मुल्क की वो खिदमत कर रहे वैसे ही मुल्क की खिदमत कर। तो वहीं प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल की व्यवस्थाओं को पेशेंट फ्रेंडली बनाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने आज अधिकारियों की बैठक ली और कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल की व्यवस्थाएं रोगी केंद्रित हो, मरीजों पर केंद्रित हो। ये ध्यान रखा जाए कि मरीज और उनके परिजनों को जांच, दवा, उपचार समेत अन्य सुविधाओं को लेकर परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं में तकनीक का उपयोग कर ऑटोमेशन मोड में लाने की बात कही है। में एक बहुत लंबी एक चर्चा हुई और कई तरीके से किस तरह से सुविधाओं को बेहतर बनाया जाए और सब सुविधाएं रोगी को बीच में रखते हुए पेशेंट सेंट्रिक सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जो उनका एक्सपीरियंस यहाँ हॉस्पिटल में आके हो, उनको अच्छी चिकित्सीय सुविधा तो मिले ही, लेकिन उनके रोगी को और परिजनों को एक अच्छा वातावरण भी मिले। उनको ऐसा ना लगे कि उनको भटकना पड़ रहा है या उनको कोई है। तो आईटी की सुविधाएं लेके और बेहतर टीम वर्क से ये सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई जाएंगी, ऐसा एक प्लान बना। तो वहीं अंगदान की शपथ को लेकर राजस्थान देश भर में अव्वल हो गया है। नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के पोर्टल पर अंगदान की शपथ लेकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने में राजस्थान पहले पायदान पर पहुंच गया है। शुक्रवार शाम तक 24,869 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ साथ राजस्थान पहले स्थान पर आ गया और देश भर में लगभग 1,25,000 लोगों ने अब तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अंगदान की शपथ लेकर नोटो की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने का आह्वान लोगों से किया था और इसका असर आम जनता में देखने को मिल रहा है। लोग जो हैं अब वो बढ़ चढ़कर अंगदान की शपथ ले रहे हैं और रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। तो वहीं प्रदेश के सबसे बड़ी रामसर साइट सांबर झील की पहली बार हाइड्रोलॉजिकल स्टडी करवाई जाएगी। सांबर झील प्रबंधन समिति की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला किया गया है। राज्य झील प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोनाली सेन ने बताया कि सांबर झील ने राज्य को देश में सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली झील और रामसर साइट के साथ विशेष पहचान हासिल करने का काम किया है। सांबर झील राज्य में न केवल एक पर्यटन क्षेत्र है बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख भाग भी है। दरअसल भूजल विभाग ने सांबर झील के पिछले एक वर्ष के भूजल स्तर का विश्लेषण प्रस्तुत किया। इसके बाद सांबर झील की हाइड्रोलॉजिकल स्टडी पर विस्तृत चर्चा की गई है। अतिक्रमण और अवैध जल दोहन की मार झेल रही सांबर झील को बचाने के लिए राजस्थान राज्य झील प्राधिकरण ने विशेष अभियान चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। झील प्राधिकरण की बैठक में रामसर साइट को बचाने के लिए महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं, जिसके अंदर इस झील को पूरी तरीके से अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा। वहां पर जो अवैध खनन करके जल का दोहन किया जा रहा है उसे भी रोका जाएगा। राजस्थान में पहली बार इस झील की हाइड्रोलॉजिकल स्टडी कराने के ऊपर भी सहमति बनी है ताकि इस झील के अंदर जो जलीय तंत्र को समझने के लिए बेहतर तरीके से मदद मिल सके। साल 2019 के अंदर हुई पक्षी त्रासदी के अंदर इस झील में 50,000 से ज़्यादा पक्षी मारे गए थे। तब से ही इस झील के संरक्षण के लिए कोशिशें की जा रही है। फिलहाल राजस्थान राज्य झील प्राधिकरण ने बैठक करने के बाद में महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, लेकिन इनके नतीजे कितने कारगर होते हैं ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बीकानेर के ऊंट महोत्सव की। जी हाँ,
ढोल की थाप पर थिरकते ऊंट और सजे धजे ऊंट, राजस्थानी परिवेश में सजी धजी मूर्तियां, रौबदार मूंछों और मशक वादन हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है बीकानेर में इन दिनों। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव के दूसरे दिन कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिला है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। उष्ट अनुसंधान केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में पलंग और लकड़ी के तख्त पर ऊंटों ने जब नृत्य किया तो पर्यटक रोमांचित हो उठे। फिर चाहे आग का हैरतंगेज करतब हो या फिर करतल की ध्वनि, हर कुछ अपने आप में अनूठा और बेहद मनमोहक दिखा। कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी तादाद में देसी विदेशी पर्यटक पहुंचे हुए हैं और इसके साथ ही ऊंट सज्जा, ऊंट दौड़, ऊंट फर कटिंग और घुड़दौड़ प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई हैं। Very interesting. We never seen that, not in Europe, nowhere in the world. It's very beautiful, and even the camels are very decorated well. Beautiful cuts of the camels. It's amazing. It's amazing. Very nice. You know, the camel festival here for us is very exotic, so it's very colorful. You have beautiful animals here. It's amazing. और यहाँ आके मुझे इतना अद्भुत लगा, एक यूनिक कल्चरल कैमल फेस्टिवल जिसको इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कैमल की साजो सज्जा, उनका डांस और कैमल की दौड़। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का दूसरा दिन है और दूसरे दिन जिस ऊंट के लिए ये उत्सव किया जाता है उसी राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र में हम खड़े हैं और यहाँ पर जो है ऊंटों की अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है और यहाँ देसी विदेशी जो मेहमान हैं उन्होंने काफी लुत्फ किया है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं कि कितना आनंद आया। जी सर, पहले तो आप ये बताएं कहाँ से आए हैं और कितना आनंद आया इस? मैं तो वैसे बिहार से हूँ और पिछले जून से यहीं सर्विस में हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। बहुत सुना था इस ऊंट महोत्सव के बारे में, बट यहाँ आकर और जो मैंने लाइव टेलीकास्ट किया और पूरे इंडिया में आज का ये महोत्सव ऑलरेडी टेलीकास्ट हो चुका हुआ मेरे द्वारा भी। मैंने अपने सारे ग्रुप्स में इसको रोटेट कर दिया। बहुत आनंद आया। मेरी पत्नी ही मेरे साथ हैं, हमारे एक साथी भी सपरिवार आए हुए हैं और पूरी टीम आई हुई है क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक इसका स्पॉन्सर भी रहा है। बहुत मजा आया। 3 दिन का ये जो उत्सव है उसके बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो क्या ऐसी स्मृतियां हैं जो आपको ज्यादा अच्छी लगी है? उसमें ऊंट जो नृत्य किया है वेस्टर्न और उसका सजावट, ये सब भी अच्छा था। तो देखिए, जो लोग यहाँ घूमने के लिए आए हैं, चाहे देश से आए चाहे विदेश से, उन्होंने राजस्थान के रेगिस्तान के इस जहाज ने कहीं ना कहीं उनका मन मोहा है और पूरे 3 दिन तक इसी तरह से यहाँ देसी और पर्यटक इस मेले का लुत्फ उठाएंगे। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। तो बीकानेर में